उद्यम गाथा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक, उद्यम गाथा की टीम से। तो आज है हमारे साथ मैं हूं डॉक्टर सुखविंदर। मैं एक नाड़ी वैद्य हूं और हम नाड़ी परीक्षण और पंचकर्मा आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको रोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो मैम आपने बोला औषधियों के साथ और आयुर्वेद में, तो हमें बताएं ये आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद हमारा बहुत ही पुराना विज्ञान है जिसकी जो स्तंभ है वो वात पित्त कफ है। जी। वात पित्त कफ जो होते हैं वो हमारी प्रकृति बनाते हैं। जो प्रकृति होती है वो हमारी जन्म से ही निर्धारित होती है कि जिस वक्त बच्चा जन्म लेता है उस वक्त कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होगा, मीन्स वो डिटरमिन करेगा कि क्या आपकी प्रकृति होती है। तो वो प्रकृति चेंज नहीं होती, तो उसी के अनुसार अगर आप एक जीवन शैली बनाकर रखते हैं तो ये बहुत ही आपको जो आने वाली बीमारियों से दूर रख सकते हैं और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन का जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। Yes. ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। Yes. तो ये वात पित्त कफ की जो प्रवृत्ति या प्रकृति है ये भी स्पेसिफिक ही रहेगी। हाँ जी, जब उसका जन्म हुआ और जब वो एंड पॉइंट पर है उसकी वैसी ही रहने वाली है। हाँ जी, ऐसा ही होता है कि कौन से दोष ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। मीन्स किसी में वात और पित्त प्रोमिनेंट है तो उसको हम बोलेंगे कि वात पित्तज है। किसी में कफ या पित्त ज़्यादा डोमिनेंट आ रहा है तो उसको कफ पित्तज प्रकृति मानते हैं। तो मैम जो हमारे जो दर्शक हैं उनको आयुर्वेद के बारे में ज़रा भी नहीं पता, उनको वात पित्त कफ के बारे में नहीं पता, पर वो क्यूरियस होते हैं कि आयुर्वेद का हम थोड़ा इलाज करवाएं। वो पक चुके हैं, जैसे वो हमारी वो मेडिसिन्स जो होती हैं, गोलियां एलोपैथी से बहुत ज़्यादा, कभी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस पर किडनी पे असर होता है, कभी क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कभी उसमें स्कैम्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि आयुर्वेद में ये कैसा है, कितना रॉ है, कितना वो है, प्योर है? जी देखिए, साइंस हर अच्छी है, एलोपैथी अपनी जगह अच्छी है, आयुर्वेद अपनी जगह अच्छी है, होम्योपैथी अपनी जगह अच्छी है। बट जो हमारा आयुर्वेदा का है उसमें हम लोग जो है जिस तरह से कि आपकी प्रकृति होगी उसके हिसाब से, बिकॉज हम नेचर के बने हुए हैं। नेचर में जो प्रकृति वात होता है जो वो है हमारा वायु और आकाश को मिलके बनता है। मीन्स यू कैन सी कि हम बिल्कुल ही नेचुरल ऑर्गेनिक हैं हम लोग, बिल्कुल ही। मतलब जो हमारा बिल्कुल बेसिक प्रकृति है वही वायु, आकाश, जल या अग्नि या पृथ्वी से बने हुए हैं। तो हमें इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम उन्हीं चीज़ों को अपने शरीर में डाल लें कि जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, मतलब जो जिनमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो, सिंथेटिक ना हो। अगर वो जितने नेचुरल रहेंगे, मतलब जितना आप प्रकृति के पास रहेंगे, प्राकृतिक उपचार ही करेंगे, उतना ही अच्छा है कि आपका जो जीवन की जो आयु है वो उतनी ही बढ़ जाएगी और उतना ही आप अच्छी तरह से अपना जीवन जी पाएंगे, बगैर इसके कि आप अपने आप को समझे बिना कि आपकी प्रकृति क्या है, कि आप में किन दोषों की प्रिडोमिनेंस है, उनको जाने बिना ही अगर आप कुछ भी ऐसे ही ले रहे हैं या कहीं से आपने आयुर्वेदा का तो आजकल ऐसे है कि कुछ भी सुन लेते हैं, उसने बोल दिया आजकल ये है, ये दवाई खा लो, ये खा लो, मेरे लिए अच्छा। ऐसा नहीं होता। इसको आप अच्छे से जांच करवाइए, पहले आप जानिए कि क्या प्रकृति है आपकी। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, खान पीन रखते हैं, अपना ऋतु विहार होता है, एक ऋतुचर्या जैसे कहते हैं आयुर्वेदा में, वैसे ही आपका दिनचर्या होती, उस तरह से अगर आप रखेंगे तो ये बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक हैं। उसी तरह से हम अगर ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो वो अच्छा ही है हमारे लिए। तो मैम आजकल होड़ लगी है कि MBBS के लिए रैंक लेके आना है नीट द्वारा, है ना, कुछ अच्छे कॉलेजेस पे जाना है। तो आयुर्वेद को और जो हमारे BAMS और BDS को प्रेफरेंस कम दी जाती थी पहले, तो आजकल का रुझान क्या है? आजकल कैसा बच्चों की सोच है? आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? आजकल जो है ट्रेंड थोड़ा बदल ही रहा है। जो वक्त के साथ जो है बच्चे भी आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड है। आजकल जो करियर्स हैं, हर एक फील्ड में अच्छे से अच्छे करियर आ रहे हैं। आजकल एस्थेटिक है, जैसे स्पास है, उनमें बहुत ही मनी मेकिंग वो बिजनेस है आजकल। और इसमें जो आपके लाइफस्टाइल कोचेस बन रहे हैं और डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि लोग आजकल दवाइयाँ लेना नहीं चाहते। वो आते हैं, हमें यही कहते हैं कि हमें दवाइयाँ नहीं, आप हमें खाने के लिए दीजिए।
तो डाइट चार्ट बनाने का भी आजकल एक बहुत बड़ा करियर है। तो आजकल ऐसा नहीं है, आप चाहे कैसे भी हैं, 12th के बाद आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। और आपको, मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप जो भी है, आप स्किल किसी तरह की आप में आ जाए तो वो बेस्ट है। आप में स्किल होगी, उससे आप महारत हासिल कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा एवेन्यूज़ आपको जो है हर तरह के करियर में आजकल मिलते हैं। अमेजिंग। मतलब कि अब पहले जो था हमारा कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, वो एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ ही जाना, पर अब मेरे को लगता है ये फील्ड थोड़ी सी वास्ट हो गई है। मतलब कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन रहे हैं, डेंटिस्ट बन रहे हैं, तो ये अच्छा है यंगस्टर्स के लिए। मैम, आपने बताया कि कुछ चीज़ें हम ना कंज्यूम करते हैं, जैसे प्योर आयुर्वेदा, प्योर औषधि, ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं हम, है ना? तो ऐसा हम जो शरीर पे अप्लाई करते हैं, जैसे हम फेस की वो आजकल करते हैं ना, क्रीम्स वगैरह बहुत आती हैं, तो ऐसे आयुर्वेद में भी है कोई चीज़ें कि वो जो केमिकल रहित हों? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल लेडीज़ हमारे पास आती हैं। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, बोले कि मैम मैंने लेज़र करवाया था, मुझ पे उसने जो पीलिंग से निशान रह गए थे। तो आजकल ठीक है, लेज़र वगैरह अपनी जगह सब अच्छे हैं, और काफ़ी जो दवाइयाँ दी जाती हैं एलोपैथिक, वो भी ठीक हैं अपनी जगह, सब अच्छा है। बट अगर आप देखेंगे, जो आजकल ट्रेंड है वो बिल्कुल जो है, लेडीज़ यही कहती है कि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक स्किन केयर चाहिए, कि हम अपने स्किन पे कुछ भी ऐसा नहीं लगाएं कि जिसमें किसी भी तरह का हमें मिलावट हो। मतलब कि जो हम कंज्यूम या खा सकते हैं वो ही हम लगाएं शरीर पे। हाँ, तो वो भी जो आयुर्वेदा में है, आपकी स्किन टाइप देखकर, आपकी प्रकृति देखकर, उसमें उसी तरह के द्रव्य हम लगाते हैं। तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, और ये इसलिए महंगा भी पड़ता है आपको, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। और इसको आपके हर पेशेंट के लिए उतना ही, ये जो है जिसे कहते हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है ये, चाहे स्किन केयर की बेसिकली, बिकॉज हम स्किन केयर करते हैं तो उसमें बहुत ही मेहनत हमारी जाती है कि किस तरह से हर पेशेंट के लिए अलग बनेगा। ये नहीं कि वही क्रीम हम हर किसी को लगा रहे हैं। हाँ, जैसे हम पुरानी क्रीम्स भी लगाते थे कि इनकी ड्राई स्किन है, इनकी थोड़ी ऑयली है, तो उस हिसाब से आपका उपचार रहेगा हाँ उनके लिए। जी, जैसे कि आजकल की जो हीरोइंस जैसे दीपिका पादुकोण है, कैटरीना कैफ है, उन्होंने अपने स्किन केयर ब्रांड्स खोली हैं जो बिल्कुल आयुर्वेदा बेस्ड हैं। उन्होंने बिल्कुल आयुर्वेदा के ही मॉइस्चर्स बनाए, और बहुत ही अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा जो ऑर्गेनिक स्किन केयर को आगे लेके आए हैं। तो आजकल तो, और बहुत ही लेडीज़ भी आजकल बहुत, उससे किसी तरह का नुकसान हमें जो है अंदर शरीर में ना पड़े, कुछ भी लगाने से या कुछ भी खाने से। तो दे जस्ट वांट कि एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनिक। क्योंकि आज तो वो अप्लाई कर लेंगे वो केमिकल्स वाली चीज़ें, पर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो प्रॉब्लम में आएंगे, हाँ जी। तो सभी की यही सोच रहेगी कि हम एक ऑर्गेनिक, और जो चीज़ हम जो हमें सूट करे वही कर सकते हैं। आज की जनरेशन बहुत ही सतर्क है, इतना तो हमें भी नहीं पता जितना वो, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, इवन की स्क्रबिंग भी वो चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल आप ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक में बना के दीजिए। जी। तो मैम, थोड़ा और फाइन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैम, जो औषधियाँ हैं, क्या ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या फिर ये आप खुद बनाती हैं? ये जो हमारा जो स्किन केयर है, जो आयुर्वेदिक स्किन केयर ट्रीटमेंट होता है, वो तो उसी वक्त हमें बनाना पड़ता है। देखो, वो हम दूसरी बात, जैसे हमारे फेशियल्स हैं आयुर्वेदिक, वो उसी वक्त ही हमें पेशेंट के स्किन के हिसाब से फ्रूट बेस्ड होता है और औषधि बेस्ड होता है, उसी वक्त बनाते हैं। बट कुछ मैन्युफैक्चर्ड आते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते। बट ये भी है कि हाँ, कि अच्छी तरह से बनाई हो, उस पर पूरी सर्टिफाइड हो, डैट वी कैन यूज़। बट अगर मैम मैन्युफैक्चर्ड भी होंगे तब भी उसमें प्रिजर्वेटिव तो होगा। यस, प्रिजर्वेटिव्स आर ऑलवेज देयर। तो फिर थोड़ा वो टाइम कंज्यूमिंग तो देखो, ये मैं लेडीज़ को बताती हूँ कि है, बट अगर आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ चाहिए तो बेस्ट है कि आप अपना खुद से ही हैंडमेड ही सब कुछ यूज़ करें। आजकल तो सोप्स भी हैंडमेड है, एवरीथिंग सब कुछ ही हैंडमेड और ऑर्गेनिक ही आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है। सो इट इज़ बेस्ट टू हैव नेचुरल एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स टू बी यूज, इज मच बेनिफिशियल देन टू यूज क्रीम्स। ओके मैम, जैसे कई पेशेंट आपके पास आते होंगे जैसे बड़े सुपर एग्रेसिव हैं, बड़ा एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम रिएक्ट करना चीज़ों पे। तो आपने बताया था वात पित्त कफ, तो उसमें से कैसा, उस नेचर से क्या लगता है कि क्या चीज़ उनकी इम्बैलेंस या दोष
कुछ ऐसा बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? देखो हमारी काफ़ी ओपीडी होती है, इसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 85% जो लोग हैं वो डिप्रेशन से, मतलब ये अनबिलीवेबल ही है, बल्कि मेरे को भी विश्वास होना इसमें होता है कि इतने लोग, मतलब चाहे आप ले लो 15 साल की लड़की है, चाहे 23 साल की है, चाहे 45 ईयर ओल्ड है कोई, तो हर एज के लोग हैं जो इससे ग्रस्त हैं। इसके क्या कारण है? इसकी आपका जीवन शैली कारण हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्रेशन तो उसका भी एक कारण हो सकता है, बट अगर प्रकृति की बात करें तो ये वात और पित्त दोनों इसमें हो सकते हैं। हालांकि जो डिप्रेशन में आपका कफज दोष भी इसमें शामिल रहता है, तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा दोष इसमें होगा। हालांकि एग्रेशन को पित्त बोल देंगे, बट ऐसा हर बार नहीं होता। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे ख्याल से जो वात है पेशेंट्स का, वो उनको ज़्यादा जो परेशान करता है, बिकॉज वात से आपका जो डाइजेशन वगैरह भी ना ठीक हो, कॉन्स्टिपेशन का इतना प्रॉब्लम है, तो उससे भी आधे लोगों को डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर हम नाड़ी से हमें चलता है पता, बिकॉज इट इज़ पर्सनलाइज्ड, कि हर लोग की इंसान की अलग होगी। उससे देख के मुझे लगा कि मैंने इतने लोगों को ट्रीट किया है जो अपना बहुत टाइम से साइकियाट्रिक दवाइयाँ ले रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं और वो ठीक हुए हैं। तो मतलब नाड़ी में ये है कि आप जो इंसान की बिल्कुल ही छुपी हुई अंदर जो है, बिकॉज विच हैज़ नॉट बीन एंटाइटल्ड एज एनी डिसीज़, बट फिर भी वो पर्सनलाइज है, उससे इंसान को ही ऐसे हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें नाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है कि जो हमने इतने लोगों को ठीक किया, और हमें भी हैरानी होती है कि कैसे हमने उनको ठीक किया है। तो मैम कुछ लोग होते हैं कि उनको भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, मतलब जैसे उनका भूख का टाइम है, अगर वो आधा घंटा 1 घंटा भी ऊपर हो गया तो वो एकदम चिल्लाएंगे, एकदम बोलेंगे कि सर दर्द हो गया। तो वो क्या चीज़ है? इसमें देखो आपका पित्त का इसमें शामिल हो सकता है कि आपका पित्त ज़्यादा उग्र है, आपकी जो जठराग्नि है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र है, उसको शांत करने के लिए हम उस तरह की औषधियाँ देते हैं। इसके अलावा इसमें जो है साइकेट्रिक रीजंस कैन बी देयर, इसके अलावा ये नहीं है कि उसी के कारण हो रहा है। और यही नहीं कि इसमें आप अगर देखें कि कुछ और डिसीज़ेज भी कई तरह की होती हैं। कई बार लोगों को एनीमिया होता है, उससे चिड़चिड़ापन होता है, एनीमिया होता है उससे भी कई लोगों को अरुचि होती है। तो मीन्स इसमें क्या है, देन ये है जो मेरा मानना है कि सब साइंसेस को मिल के हमें तो मतलब है पेशेंट को ठीक करना है, तो टेस्ट करवाएं प्रॉपरली। तो हमारा तो हमेशा है कि हम हमेशा बताते हैं कि आपको ये लग रहा है, इसका ये हो सकता है, इसके ये टेस्ट कराएंगे, आफ्टर डैट वी गिव मेडिसिन किसी भी इंसान को। मतलब कि बिना उससे प्रॉपर टेस्टिंग के बिना डायरेक्ट डायग्नोज नहीं। यस, पेशेंट को बताकर भी देखो ऐसे ऐसे आपका आया है, तो इसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, आपको जो इसमें पित्त इन्वॉल्व है कि कफ इन्वॉल्व है, या इसमें इस तरह का आपका लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व है। तो जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, कुछ ही दिन पहले आई थी पेशेंट, वो बोल रही है कि मेरी तो बिल्कुल भी उंगलियां चलती नहीं है, कि मुझे आप थेरेपी कर दो बस कोई भी और ठीक कर दो। तो फिर मैंने उसे बोला कि आपका ये हाथों में बोले ऐसे दबाने से ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं, ये नर्व्स पूरी सर्वाइकल के पीछे से हैं। तो मैंने बोला आपका ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कब से कहती मैं कब से थेरेपियाँ करा रही हूँ, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, तो वो जो लेडी थी वो क्रोशिया करती थी। मैंने बोला इतना क्रोशिया आप हर वक्त कर रहे हो, हर वक्त बोलते मैं मोबाइल चलाते हैं, तो उससे तो आपको नमनेस होगी ही। तो ये नहीं है कि एक डिसीज़ के पीछे काफ़ी कारण होते हैं, उसके लिए हिस्ट्री टेकिंग हर एक पेशेंट की पर्सनलाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर टाइम लगाना पड़ता है, हमको सुनना पड़ता है, उसके बाद या किस निर्णय पर पहुँचे। टेस्ट तो सब करवाते ही हैं, वो तो हमारा है ही। जो आपने पेशेंट बताया अभी, तो उनका तो हमेशा यही डॉक्टर्स या फिर जहाँ पे भी थेरेपी के लिए वो ही बोलते होंगे हाथों को ही वो करो। पर आपने उसको डायग्नोज किया उसके सर्वाइकल वाले प्रॉब्लम से, और जब वो चीज़ रेक्टिफाई हुई होगी तो उसके हाथ ठीक हुए होंगे। हाँ जी। तो ये बहुत अमेजिंग है, मैं तो ये बोलता हूँ कि चमत्कार ही है कि हम ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है कि कहाँ से प्रॉब्लम थी और कहाँ पे ठीक हुई। तो ये बहुत, क्योंकि बॉडी सिर्फ नर्व्स की या फिर बोन्स की नहीं बनी होती, कोई इंसान किस तरह का है, किस तरह की सोच है, उससे भी आपके जो वात पित्त कफ जो है उस तरह से वो बैलेंस है इम्बैलेंस में आते हैं। मैं कभी किसी वैद्य से मिला था जो कि आयुर्वेद का वो जो पुराने वो औषधियाँ बनाते थे। उन्होंने बताया था कि बीमारी आने से पहले ही उसका हम उपचार या निवारण कर देते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या चीज़ है ये? ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि उनको पता होता है कि हमें डिसीज़ है,
तो उनको हम नाड़ी देख के बताते हैं कि नहीं ये आपको चल रहा है। जैसे एक लेडी आई थी मेरे पास, वो पहले से ही किसी और डॉक्टर के पास आई थी, उसका कुछ जो है गायनिंग का इशू चल रहा था। तो बोल रही, तो मैंने उसको बोला कि देखो आपका लीवर का इशू चल रहा है, आप इसको देखें। तो उसने वो चली गई, उसको लगा मेरे पर नहीं आया इंटरेस्ट। तो कुछ दिन बाद वो मेरे पास वापस आई, तो मुझे उसका कॉल भी, हम को जानते थे। तो शी वॉज एडमिटेड इन टू हॉस्पिटल ड्यू टू हर लीवर कॉज। तो उसको उस टाइम वो ध्यान देती, अपना खान पीन ठीक करती, तो वो इससे बच सकती थी। तो नाड़ी बहुत एक अच्छा, मैं तो खुद इससे इतनी वो हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं क्यों करती इसको मैं इतना आगे क्यों लेके जाती। बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि किस ढंग से हमें बता सकती है, और हमें भी बाद में पता चलता है कि हाँ ये हमारा जो हमने बोला वो ठीक है, फिर हमें और खुशी होती है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हाँ इंसानों को हम बता सके, पहले से आगाह कर सके। वो ज़रूर है कि नाड़ी में पहले से दोष आ जाते हैं, हम जैसे 6 महीने पहले भी हम बता सकते हैं कि ये आपको हो सकता है। तो मतलब 6 महीने पहले ही तैयारी करना शुरू Yes. कर दो कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, Yes. उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेना शुरू करें। क्योंकि दोष जो है अचानक से तो आपकी रिपोर्ट में नहीं आ जाएगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, या अचानक ही आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या अचानक ही क्रेटिनिन या ये सब आपके टेस्टों में वो दिखाएगा। वो बहुत टाइम से चल रहा होता है, वो फिर प्रत्यक्ष रूप में जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो तो काफ़ी देर बाद आता है। तो फिर इसलिए अच्छा है कि आप अपनी नाड़ी जांच जो है हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में कराते रहें, ताकि आपको पता चलते रहे कि ऐसे ही नहीं आप बोल रहे कि मैं वो। कुछ लोग आते हैं जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं, दे कम एंड टेल मी कि मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो रोज़ सैर करता हूँ, कि मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, हम खाने में सिर्फ दलिया खाते हैं, या मैं खुद ही मैं पपीता ही खाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था, वो बोलता है कि मैं कद्दू खाता हूँ जी, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने उसको बोला कि भाई जो आपको डिसीज़ थी, मैंने उसकी हिस्ट्री ली कि आप क्या क्या ले रहे। फिर मैंने बोला आप ये सिर्फ कद्दू खाना ही थोड़ा बंद करो। ऐसा नहीं कि हर किसी को कद्दू अच्छा है, तो हर किसी को अपनी जैसा उसका शरीर है उसके हिसाब से ही आपको वो एक नाड़ी वैद्य बता सकता है कि भाई आप इसको अपनी हिस्ट्री में इसको आप बंद कीजिए या ये कंज्यूम करना शुरू कीजिए। तो इस हिसाब से हम जो है आपने जो पेशेंट से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैम ये जो नाड़ी देखता है, नाड़ी पल्स डायग्नोज बोलते हैं इसे, यस। तो ये क्या प्रोसेस है? ये मतलब कि लोगों को ये शायद ये अचरज लग सकता है, थोड़ा क्रेजी लग सकता है कि आप नाड़ी देख के ही व्यक्ति का बता दे रहे हो कि उसे मतलब कि पेट में कुछ इन्फेक्शन है, या फिर कंधे में या लीवर में, जो आपने पहले बताया हमें। तो आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, ये क्या साइंस है? नाड़ी जो है एक वातज में, जिसको वातज विकार हो सकता है, उसमें जो नाड़ी की गति है वो अलग चलती है, जो पित्तज की गति है वो अलग होती है, कफज की अलग होती है। ये आपको काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है और गुरु ग्रेस के साथ ये आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से तभी आप समझ पाएंगे इसको, और तभी आप इसको बोल सकते हैं, निपुण आप इस कला में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको, बिकॉज इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड, जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने अपनी इतनी प्रैक्टिस नहीं की, आपको अचानक से नहीं आता। तो यही कारण है कि ये इतना ज्ञान जो है लुप्त भी हो रहा है जैसे, और इसमें बिकॉज इतनी प्रैक्टिस चाहिए, इतनी पेशेंस चाहिए आपको, और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने गुरुओं पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप इस विज्ञान में कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैम कुछ लोगों को दही दूध बहुत पसंद होता है और कुछ लोग ज़रा भी पसंद नहीं करते, तो क्या ये जो चीज़ें हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल हैं, या फिर कुछ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रहता है कुछ ऐसा? देखिए दूध तो है, जो नवजात शिशु से ही हम लोग उसको देना, ये तो है ही है कि दूध अच्छा है जी। बट ये कि आप इसको हर एज में इसको हर काल मीन्स की जो दिन के जो है, सुबह का वक्त है, शाम का, दोपहर, किस वक्त कंज्यूम करना है, ये भी प्रकृति के अनुसार ही होता है। और ये नहीं कि हर किसी के लिए, कईयों को डेयरी की जो चीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे एलर्जी भी होती है और उनको पता भी नहीं होता कि हमको इनसे एलर्जी है। अब जैसे एलर्जीज के इतने पेशेंट्स हैं मेरे पास, अभी कुछ टाइम पहले ही पेशेंट आई थी, वो बोल रही थी मुझे कि मैडम मुझे एलर्जी है खट्टा खाने से, कि मैंने अभी तक सारा खट्टा खाना बंद कर दिया है। तो मैंने उसकी नाड़ी देखी, फिर मैंने उसको टेस्ट कराए, फिर मैंने बोला कि आपको तो एक कॉकरोच से एलर्जी आ रही है। देन उसको उस दिन गई तो मुझे बोली कि मैडम मैंने आज सारा खट्टा खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसको साइकेट्रिकली ही ये था, उसको जो अपने इसके जहन में ही ये बात बैठी हुई थी कि मुझे खट्टा खाने से एलर्जी होती है, बल्कि ऐसा नहीं था। तो मेरा पेशेंट से अनुरोध है कि वो ऐसे खुद ही अपने को कोई एलर्जी मानकर ना माने कि ऐसा हो रहा है, तो आप ज़रूर एक परामर्श लें कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। वहीं जो आपका, मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो क्वेश्चन था, उसके लिए जैसे दही है,
दही कुछ लोग हैं दूध दही खाते रहो, ऐसा नहीं होता। जो उसका जो वीर्य है, जो दही का जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, वो पित्त बढ़ाता है आपका। तो अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो वो हमें हमें है कि वो कम करें। और जैसे दही जो है, जो कफज लेडीज कफ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, जैसे इनको पीसीओएस वगैरह है उनको मना करते हैं कि आप दही मत लीजिए। तो डिपेंड्स फ्रॉम द पेशेंट टू पेशेंट एंड प्रकृति एंड डिसीज एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन। अगर वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर दूध दही ले रहे हैं अच्छा, और वो इंसान बहुत अच्छे मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमें पता लगता है टेस्ट में देख के कि भाई ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो डैट इज़ फाइन। बट किस तरह से आगे जो शरीर भी एक पूरी तरह की मशीन है, कितना वो कोप अप कर पा रही है स्ट्रेस से, आप कितने स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं फिर जो मैटर करती हैं, उन सब पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि शरीर एक बहुत ही मूल्यवान है और जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसको इतना फॉर ग्रांटेड मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और आप ज़रूर जिस जहाँ आपको लगता है कि मुझे सहायता की ज़रूरत है, आप जाएँ और अपना पूरा अच्छी तरह से परामर्श लें। तो आयुर्वेद में आंवले को काफ़ी सर्वोपरि रखा गया है, ऐसा क्यों? आंवला जो है एक बहुत ही उत्तम रसायन है आयुर्वेदा में। ये फुली लोडेड विद विटामिन्स भी है, विटामिन सी ले लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो आयरन और कैल्शियम है वो जो है इंसुलिन रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर तरह से अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, तो हर तरह से कम्प्लीटली इट इज़ सेफ। फिर भी अगर ये जो है आप आंवला का जो अति मत कीजिए, आप अपनी प्रकृति उसमें भी मैं फिर यही बात बोलूँगी, बिकॉज इट कैन कॉज ड्राइनेस। आपको और आप पहले ही ड्राई हों और आपका ये क्योंकि ड्राइनेस बढ़ा देता है कुछ तरह के पेशेंट्स में, तो इसका जो है अनुपान जो है आयुर्वेद में बहुत इसका महत्व है, किस चीज़ को किस अनुपान के साथ देना है। वो हम काफ़ी उसमें रिसर्च और पेशेंट की हिस्ट्री ये सब उसमें, और उनका जो प्रकृति है विकृति है, ये सब देख कर हम उसमें अनुमान लगाते हैं कि इसको क्या अनुपान देना है। तो एक तो मैम हम औषधियाँ और दवाइयाँ दे के पेशेंट्स का उपचार करते हैं, है ना? और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मतलब कि मैंने देखा है कि बहुत सारा वो तेल से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वो? तेल के जो प्रोसेस जिसको आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। पंचकर्मा बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल ही आपको सेफेस्ट मेथड इन आयुर्वेदा मैं इसको बोलूँगी। बट इसमें भी जो है हम लोग जो है प्रकृति देखकर और उसकी जो स्किन का जो टेक्सचर है और स्किन किस तरह की है उसके हिसाब से ही हम जो है इसमें ऑयल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी की पित्त स्किन है, उष्ण है, तो उसमें हम मंजिष्ठा जैसे बोलते हैं, मंजिष्ठा इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, तो उसमें हम मंजिष्ठा वगैरह यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे चंदन वगैरह ही हमें यूज़ करना पड़ता है। और भी से बहुत बातें हैं, बहुत ही माइन्यूट और डिटेल्स वाली बातें हैं। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ऑयल्स का है, बहुत ही उत्तम इसमें जो रिज़ल्ट है हमारा, जो बहुत ही क्रोनिक डिसीज़ेस भी हैं, वो अगर पेशेंट अपना जो लगातार जिसको सच में अपने शरीर से प्रेम हो वही आएगा पंचकर्म के लिए। और पंचकर्म ये नहीं है कि सिर्फ ये जो रोगी ही आएगा। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं किसी पे निर्भर मत हूँ, मेरे को किस तरह की बीमारी ना लग जाए, ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड एंड ऑल्सो पीस ऑफ माइंड इज़ डिस्टर्ब्ड, तो मैं चाहती हूँ जो स्वस्थ लोग हैं वो भी पंचकर्मा कराएं, अपना महीने 2 महीने में ज़रूर पंचकर्म कराएं, वमन कराएं, विरेचन कराएं। जो वमन और विरेचन है, जो आपकी जो किसी भी तरह के ज़्यादातर जो रोग हैं वो आपके आमाशय मतलब जो पेट से हो रहे हैं। पेट आजकल आपको पता है फास्ट फूड इतना है, एवरीवन इज सो बिजी एंड इतना फास्ट लाइफ हो चुकी है, कोई सोचता नहीं कि भी विटामिन पीपल विल कंज्यूम बट दे विल नॉट थिंक कि क्या पता उनका पेट जो है वही ठीक ना हो, तो विटामिन विल नॉट डू एनीथिंग, आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो बेसिकली अपना जो है आप अपना जो खान पीन है वो अपना जिस तरह जितनी आपको भूख है आयुर्वेद में बोला जाता है उससे आप कम खाइए हमेशा। और ऐसा कोई इंसान है जिसको बहुत ही भूख न लग रही हो, ये वो है, उसको मैं चाहती हूँ कि वो ट्रीटमेंट से पहले अगर वो थोड़ा सा फास्टिंग ही कर ले, अपने को भूखा रखे थोड़ा, तो उससे भी उसकी जो है जठराग्नि ठीक हो सकती है, मतलब पेट के रोग ठीक हो सकते हैं। तो जठराग्नि आपने बोला, ये क्या क्या होता है जठराग्नि? जठराग्नि हमारे जो है पेट में जो खाना पचाने की शक्ति, उसको जठराग्नि बोलते हैं। अग्नि, जो अग्नि हमारा जो सारा खाना जो पचाती है, उसमें जो सबसे जो जिसे कहते हैं कि सबका जो किंग ऑफ ऑल द अग्नि दैट इज जठराग्नि उसको बोलते हैं। और भी कई तरह की अग्नियाँ होती हैं, धातु अग्नि होती है, मैनी टाइप्स ऑफ अग्निज आर देयर, इसको हम आयुर्वेद में ऐसे ही पढ़ते हैं। जठराग्नि वो होती है जो हमारा डाइजेशन में हमें साथ देती है। अगर ये मंद पड़ जाए, जैसे कि कफज, जिनमें कफ दोष ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनमें
उसकी विकृति हो जाएगी, तो उनमें ये मंदाग्नि हो जाएगी। मंदाग्नि मीन्स देन यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। आपका मीन्स मेटाबॉलिज्म उस पर मतलब खराब हो गया है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक नहीं है तो उससे आप इसको आप ऐसे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे मेरा कारण ये है कि इफ़ यू हैव मंदाग्नि then there are higher chances that your metabolism will be disturbed, then eventually it can lead you towards diabetes and thyroid, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बेस्ड वो होती हैं। इसलिए आपको ये जो हमें जो भी देखने वाले हैं उनको अपना पेट का अपना वो ध्यान रखें, क्योंकि अपने पेट को आप ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप ही अपने साथ रहते हैं। आपको ये पता है कि आपको क्या खाने की इच्छा है, आपने कब क्या खाया। तो सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं आप वैद्य अपने ही स्वयं पहले बनिए, अपने मन को, चित्त को और अपने शरीर को बैलेंस पे ला सकते हैं ऐसे। तो ये जो जठर अग्नि, ये जो या फिर बोल सकते हैं डाइजेशन जो है हमारी, तो ये दिन में, पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इसकी कि कितनी ज़्यादा या कम, ये थोड़ा ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारी जो जठराग्नि है वो दिन के टाइम सबसे अच्छी रहती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है इसकी क्षमता कम होती रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि आप रात को कम खाइए, या फिर जिनका मंदाग्नि है वो तो बिल्कुल ही फास्टिंग करें, या मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई खिचड़ी ही खाएं और खिचड़ी में गाय का घी डाल लें, बाकी आप घी बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बोलते थे हमारे बुजुर्ग भी कि शाम ढलने से पहले खाना खा लो, मतलब कि सूर्यास्त के बाद खाना ना खाओ। तो कैसा वो है, इसका साइंस क्या है, आयुर्वेद क्या बोलता है इस पे? ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया करते थे। तो वो उनका इसके पीछे यही कारण रहा होगा कि भाई जठराग्नि जो है धीरे धीरे काम करना, जो रात तक आके कफ का जो काल कफ के बाद जो फिर जो वात काल आ जाता है, वात काल में फिर आपका ये इतना अच्छा पाचन नहीं रहता। तो इसीलिए उन्हें बोला होगा कि आप इसको जो है खाना पहले पहले ही खा लें। हम भी अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि अगर आप कच्ची चीज़ें जो हैं वात काल में खाएंगे तो आपका वात और बढ़ जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अच्छा है कि आप जो जल्दी नहीं पचने वाला है वो सुबह सुबह खाएं, और रात में बहुत ही खिचड़ी जैसी चीज़ें आप खाएं। हमारे जो है पुराने जो हमारे जो गाँव वगैरह थे वहाँ तो यही है कि भाई बहुत ही लोग जल्दी उठते हैं और बहुत ही जल्दी सो जाते हैं, तो उनके पाचन तंत्र भी ठीक रहते थे, बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से रहते थे। आज आप देखें कि बहुत ही लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। तो आजकल जो जितने जो पेट की समस्या लेके आते हैं मरीज मेरे पास, वो जो बेसिकली वो है नाइट शिफ्टिंग। उनकी जो नाइट शिफ्टें इतनी हैं उसमें उनको भी खुद पता है कि यही जिम्मेदार है, बट व्हाट टू डू कि भाई ऐसा ही है, तो उनको हम एक अलग तरह का लाइफ स्टाइल बनाकर देते हैं। तो अपना जो है जिस तरह की आपकी दिनचर्या है और जिस तरह से आपके शरीर की दिनचर्या होनी चाहिए उसमें जो है सामंजस्य बनाना बहुत ही ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैम छोटे बच्चों के लिए भी, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, उनके लिए भी आपके पास कोई ऐसी टेक्निक्स रहती हैं? हाँ जी, आयुर्वेदा में जो है हमारा इसमें अक्षी तर्पण रहता है, उससे जो है आपका जो चश्मे का नंबर भी हम कम कर सकते हैं। कई बार हम 7 डेज़ का प्रोसीजन रखते हैं, कई बार 14 दिन का लगाने पड़ते हैं। तो बट इसमें जो है आँखों के ऊपर घी का उनको जो घी डालकर उसमें हमारा एक प्रोसीजर होता है, और इसमें मसाज रहती है और आँखों के मरमस होते हैं। ये सब करके हम काफ़ी अच्छी तरह से उनकी जो आँखों की रोशनी तेज़ कर सकते हैं। आँखों में कई लोगों को धुंधलापन महसूस होता है, कई लोगों का लैपटॉप वर्क बहुत है, आंखों में फटीग रहता है हर वक्त, तो उनको मेरे ख्याल से अक्षय तर्पण के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदा में है। हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम भी चलता है जिससे हम स्पेशल हमारा ये प्रोग्राम है आंखों के लिए, जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, हम जिनको बता सकें वो अपना जो है आगे की ज़िंदगी में अपनी रोशनी ना खोए और अपने आंखों के प्रति ठीक रहे। क्योंकि लैपटॉप वगैरह तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी है, स्क्रीन का इफेक्ट तो देखो पड़ता ही है, बट उसके अलावा आप अच्छा रहन सहन अपना अपनाएं और रसायन कोई अच्छा लें, जैसे त्रिफला है, बहुत अच्छा रसायन है। ये सर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अक्षय तर्पण कर पाते हैं, तो आप ये आंखों जैसी समस्या से तो कम निजात पा सकते हैं। तो अब हम रुक करते हैं रैपिड फायर पे। हाँ जी। इंसान की लाइफ फास्ट स्पीड होनी चाहिए या लो स्पीड होनी चाहिए, स्लो होना चाहिए? मेरे ख्याल से एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ फास्टनेस भी नहीं, वात बढ़ जाएगा। तो आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है या दवाइयाँ हैं? ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें दवाइयाँ सिर्फ थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर सकती हैं, वैसे ये लाइफस्टाइल है। अ ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरनमेंट और पूरा एक आईटी से भरा कंक्रीट और डेवलपिंग
डेवलपिंग सिटी। आप डेवलप सिटी में है, दैट इज़ वेरी गुड, आप भी डेवलप कर रहे हैं, बट आप टाइम निकालिए हमेशा एकांत में जाने का, योगा में जाने का, पीसफुल लाइफ जीने का, उसका हक भी आपको है। सूर्य नमस्कार और जिम। आई विल रिकमेंड सूर्य नमस्कार। जाते जाते कुछ गाइडेंस चाहिए आपसे कि महिलाओं को अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑयल। कुमकुम आदि ऑयल बहुत अच्छा है। उसके अलावा जिनके ऑयल ज़्यादा है, जो ऑयल से ज़्यादा परहेज करते हैं, दे शुड यूज़ एलोवेरा। तो थोड़ा सा एक मैसेज हमारे दर्शकों को आयुर्वेद की तरफ से। दर्शकों को मेरा मैसेज यही है कि योगा को, आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली का हिस्सा आपको बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जो ये सारे भंवर में फंस के रह जाएंगे, आप हर तरह के विटामिन खा खा के थक जाएंगे। आपको अंत में जो सहारा देगा वो योगा देगा, पंचकर्म देगा और आयुर्वेद देगा, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। क्योंकि जिन तकनीकों को पता है कि हाँ एक इंसान जो है बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है, और आयुर्वेद, पंचकर्मा और योग भी नेचुरल है, तो ये एक ही है, हमें इनका साथ लेना ही चाहिए, मिलजुल के चलना पड़ेगा। तो मैं जाते जाते पूरी उद्यम गाथा की टीम की तरफ से मैम को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतने ओपीडी होते हुए भी मैम ने ये पॉडकास्ट शूट करवाया, और सच में बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में भी थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में अपना सकें। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। धन्यवाद।